थंबनेल देख कर आए हो ना? अरे 90 मार्क्स कैसे आ सकते हैं सीएस प्रोफेशनल में, वो भी थियोरी सब्जेक्ट में। यहाँ तो एमसीक्यूज में भी नहीं आते, और थियोरी सब्जेक्ट में 40 मार्क्स भी नहीं आते हमारे, तो 90 कैसे? मींस चाह तो है आप में कुछ कर दिखाने की, बस इतने अटेम्प्ट से हो ही नहीं पा रहे। सो लेट्स मेक अ प्रॉमिस टुडे कि दिस अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी योर बेस्ट अटेम्प्ट, बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट शॉट इन दिस अटेम्प्ट। आपने वो सुपर 30 का डायलॉग तो सुना ही होगा कि मेहनत और सफलता के बीच में सिर्फ 1 मार्क का डिफरेंस होता है, और आज इस 1 मार्क का राज मैं आपको बता रही हूं। 100% जेन्युइन एंड रियलिस्टिक व्हिच आई एक्चुअली डिड। वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी, एकदम क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। So CS प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था नेम्ड कॉर्पोरेट फंडिंग, which was a combination of both the technical as well as the theoretical. That subject I scored 90 marks in CS प्रोफेशनल. So मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे थ्योरी सब्जेक्ट में इतने ज्यादा अच्छे मार्क्स मिले, तो उसी की टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। 100% कॉन्फिडेंट कि ये सारी टिप्स फॉलो करने के बाद आप भी इस अटेम्प्ट में एग्जामिशन ला रहे हो डेफिनेट। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी, विच हेल्प्ड मी टू स्कोर सच अ गुड। मैं आपको 2 स्टेजेस में क्विकली सारी चीजें बताती हूँ। नंबर 1 इज द प्रिपरेशन स्टेज एंड नंबर 2 इज द एग्जाम राइटिंग स्टेज। प्रिपरेशन स्टेज में ऑब्वियसली यू हैव टू स्टडी बेटा एवरीथिंग, ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी कंसेप्ट। पहले आप सारे कंसेप्ट्स जो हैं उसमें से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो। अगर आप कोई ऑथर की बुक रेफर कर रहे हैं, फेयर इनफ, आप रेफर कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कंपेयर दैट बुक विद द मॉड्यूल, कि कोई भी कंसेप्ट आपका रह नहीं गया हो। अगर रह गया तो उसको मॉड्यूल में अलग से मार्क कर दो और उसको पढ़ लो। सो बेसिकली ओवरऑल अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। सी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन वाला पेपर है तो अगर आप इन डेप्थ नहीं पढ़ोगे ईच एंड एवरी कंसेप्ट तो भी चलेगा, बट मेक श्योर आप कोई भी कंसेप्ट छोड़कर नहीं जा रहे हो, कोई भी चैप्टर तो बिल्कुल ही छोड़कर नहीं जाना है। तो केस स्टडी बेस्ड पेपर है तो डेफिनेटली आपको सारे कंसेप्ट तो पढ़ने ही और इन डेप्थ भी पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज केस लॉ कहीं से भी पूछा जा सकता है। सो दिस वॉज स्टेप नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या करना है, आपको आप जिस भी मटेरियल से पढ़ रहे हो, बीट ऑथर्स का बुक हो गया या फिर मॉड्यूल हो गया, बिकॉज हम सेल्फ स्टडी वाले बच्चे मॉड्यूल से पढ़ते हैं, या फिर कोई ऑथर का बुक हम लोग परचेस कर लेते हैं ऑनलाइन, तो जिससे भी आप मटेरियल से पढ़ रहे हो उस पर 100% ट्रस्ट रखना है, 100% बिलीफ रखना है, और हो सके तो उसे डायरेक्टली मत पढ़ना। बेसिकली व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू मेक माय ओन हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम दैट मटेरियल। तो उस मटेरियल से आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ, अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ ताकि वो पढ़ने का मन करे, आपको विजुअलाइज हो ड्यूरिंग एग्जाम। कई बार क्या होता है ना, हमको कंसेप्ट भले हमें याद हो या ना हो, बट अगर हम विजुअलाइज करते हैं तो वो पेज हमें विजुअलाइज होता है, कोई ना कोई कीवर्ड हमें वहां का याद आ जाता है। तो दिस हेल्प्ड मी अ लॉट ड्यूरिंग माय एग्जाम। का जिस्ट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, व्हाट डू यू मीन बाय जिस्ट? जिस्ट मीन्स द इंडेक्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, कि एक चैप्टर में कितने कंसेप्ट्स है। मैम इसका क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। जब आप रिविजन्स करेंगे, जब आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे, थर्ड टाइम पढ़ेंगे, आपको क्लियरली पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर बड़ा है, छोटा है या फिर मीडियम है। सो इट विल हेल्प यू टू कैटेगराइज योर चैप्टर्स इनटू बिग, स्मॉल एंड मीडियम कैटेगरी। डोंट जस्ट रीड द नोट्स। अब नोट्स भी बना लिए, जिस्ट भी बना लिया, उनको बस बैठकर देखना नहीं है, उनको आपको एक्चुअली में लर्न करना है, रिपीट करना है। सिर्फ उनको देखने से या रैंडम पैसिव रीड करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। भले आप 100 बार रीड कर लो, कुछ भी याद नहीं रहेगा। यू एक्चुअली हैव टू लर्न। भले आप 2 बार करो, 3 बार करो, आपका भले 2 बार पढ़ के हो सिलेबस या 3 बार, डजेंट मैटर, बट आपको एक्चुअली में लर्न करना है। लर्न मीन्स पूरा रट्टा नहीं मारना है, एटलीस्ट की वर्ड्स आपको आने चाहिए। बिकॉज ICSI हो गया, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स हो गए, उसमें इंस्टीट्यूट की वर्ड्स जरूर चेक करती है और उसी पे आपकी मार्किंग। एंड इफ यू आर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, इतना सब कुछ करने के बाद आप, अगर आपका कोई फेवरेट प्रोफेसर है, आप अच्छा कनेक्ट कर पाते हो, उसके आप रिविजन लेक्चर्स देख सकते हो, मैराथन सेशंस देख सकते हो, तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा, एंड यू ब्रॉड माइंडेड व्हाइल यू आर स्टडिंग। At the end, you have to solve at least 4 years past examination papers. You have to solve means ऐसा नहीं है कि आपको लिखना है। आप जैसे जैसे आप एक फाइल मेंटेन कर दीजिए, उसमें एटलीस्ट 4 अटेम्प्ट, ज्यादा पुराने अटेम्प्ट नहीं, एटलीस्ट 4 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप उसमें स्टोर करके रखना। जैसे एक चैप्टर या 2 चैप्टर होता है, वैसे ही आप उस चैप्टर के जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उन चारों पेपर्स में से देख लीजिए कि आपको आता भी है या नहीं। सो दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो, और आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एंड यू विल बी इन टच विद दैट पेपर जो आपको एक्चुअली में सॉल्व करना इन दैट 3 आवर्स फ्रॉम दी फर्स्ट बिगनिंग, फ्रॉम दी वेरी बिगनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन। कई बार सोचते हैं कि हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम्स के टाइम सॉल्व कर लेंगे, और वो बाद में हमारा कभी नहीं आता है। डायरेक्टली फिर हमको हमारा एग्जाम पेपर ही मिलता है और वहीं पे हमको धक्का लगता है। तो मेक श्योर आपका जैसे ही फर्स्ट चैप्टर या फिर 2 चैप्टर्स पढ़ के हो गए, आप अपने पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स उसके साथ ही सॉल्व करें। एंड येस, एटलीस्ट यू हैव टू राइट 1 पेपर बाय सेटिंग द 3 आवर्स टाइमर। आपको घर में पूरा एग्जाम वाला माहौल बना देना है। एटलीस्ट एक पेपर जो एकदम रिसेंट वाला हो या उससे जस्ट पहले वाला, वो आपको पेपर लेना है और 3 आवर्स का टाइमर सेट करके आपको वो पेपर लिखना है जैसे आप एक्चुअली में एग्जाम्स लिख रहे हैं। नो चीटिंग, नथिंग। और वो पेपर आपको पहले नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है।
इट शुड बी अ कंप्लीटली सरप्राइज फॉर यू। जैसे एग्जाम में आपको पेपर मिलता है कंप्लीटली सरप्राइजिंग, शॉकिंग, व्हाटएवर इट इज, तो उसी तरीके से आपको वो पूरा माहौल पहले से ही एक्सपीरियंस कर देना है ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई भी तरीके का धक्का ना लगे। पेपर डिफिकल्ट भी आया तो माई गारंटी 100% आप उसको हैंडल कर पाओगे अगर आपने एटलीस्ट एक पेपर घर से सॉल्व करके रखा है तो। दैट्स इट। अब ये तो हो गई प्रिपरेशन स्टेज की बात। नाउ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रिपरेशन तगड़ी कर लेंगे, ऑथर की बुक हो, मॉड्यूल हो, अपने नोट्स भी बना लेंगे, जिस्ट भी बना लेंगे, इंडेक्स भी बना लेंगे, पूरा रट्टा भी मान लेंगे, पास्ट पेपर्स भी सॉल्व कर लेंगे, एग्जामिनेशन पेपर घर पे बैठ के लिख भी लेंगे। नाउ उसके बाद वाली जो चीजें हैं ना वो आप लोग करना हमेशा भूल जाते हो। पता है क्या, ड्यूरिंग दैट 3 hours अगर एग्जामिनेशन में पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया या ट्रिकी आ गया, यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल कीप पेशेंस, यू हैव टू बी काम, यू हैव टू कीप अ सेल्फ बिलीव कि मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा। बिकॉज इतनी तगड़ी प्रिपरेशन के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पेपर नहीं आ रहा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि मैक्सिमम आपको 5, 10, 15 या मैक्सिमम, मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम 20 मार्क्स का पेपर ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं आ रहा है। वो भी आपको धीरे धीरे आ जाएगा। जब आप 80 मार्क्स का सॉल्व करोगे तो बाकी का 20 भी आपको आ जाएगा। इतनी बढ़िया प्रिपरेशन के बाद आपको कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। ये तो 100% गारंटी आप मेरी तरफ से ले लो अगर आपने प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से की है। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एग्जाम टाइम में याद रखना है इज यू हैव टू राइट योर बेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट एंड एज वेल एज इन द लास्ट। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो हमको बेस्ट क्वेश्चन आता है, हमारी जो बेस्ट हैंड राइटिंग होती है वो फर्स्ट पेज पे तो होती है, बट लास्ट में क्या होता है, वो 2 लाइन का आंसर, वो 1 लाइन का आंसर। इट इंडिकेट्स टू द एग्जामिनर कि हमारा पेपर छूट गया है या हमको ये चीज नहीं आती। ऐसा माइंडसेट अपने एग्जामिनर को बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करना है। आपका जो भी माइंडसेट है आपको वो पेपर में रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हैव टू राइट द पेपर कॉन्फिडेंटली। आपका कॉन्फिडेंस आपकी हैंड राइटिंग से दिखना चाहिए। फर्स्ट से लगाकर लास्ट तक अपनी हैंड राइटिंग को एकदम बेस्ट रखना है। जितना आप अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा लिखना है, आपको बेस्ट शॉट देना है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। जैसे ही पेपर आएगा 2 क्वेश्चंस बेस्ट सिलेक्ट कर लेना, एक फर्स्ट में लिख देना और एक एकदम लास्ट में लिख देना। इफ पॉसिबल व्हाइल राइटिंग द आंसर्स मेक द फ्लो चार्ट्स। अगर कोई पेनल्टीज वगैरह मेंशन कर रहे हो तो उसको बॉक्स में मेंशन करो। अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लिख रहे हो तो यू फॉलो द रूल दैट इज प्रोविजन, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। इफ यू नो द पेनल्टी यू कैन राइट द पेनल्टी। इफ यू राइट द केस रेफरेंस इट्स अ चेरी ऑन द केक। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, ये कभी मत भूलना और ये मत सोचना मैं एंड में अंडरलाइन कर लूंगी, वो एंड कभी नहीं आएगा और पेपर आपका चला जाएगा। आंसर शीट को ज्यादा डेकोरेट मत करना। आई हैव सीन पीपल जो वेस्ट करते हैं अपना टाइम इन डेकोरेटिंग द आंसर शीट। डोंट डू दैट। आपको अपने आंसर शीट को अपने आंसर से डेकोरेट करना है, ना बल्कि किसी पेंसिल या मार्जिन से। आपको लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखना है, अच्छे से लिखना है। हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग एकदम स्लोली लिखेंगे, सजा सजा के लिखेंगे, आंसर शीट को डेकोरेट करेंगे और देन हम लोग एंड में विल राइट द घसीटा मारेंगे हम लोग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे हमारी जो पैनिकनेस है वो एग्जामिनर को क्लियर दिखाई देती है और इससे हमारा इंप्रेशन डाउन होता है और मार्क्स भी डाउन होते हैं। कोई भी पेपर लिखने बैठो पहले एक कैलकुलेशन लगा लेना। व्हाट कैलकुलेशन मैम? 6 क्वेश्चंस एंड द टाइम व्हिच यू हैव इज 3 hours। मतलब आधे घंटे में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 सब क्वेश्चंस, ऑन एन एवरेज 4 सब क्वेश्चंस और समवेयर 5 सब क्वेश्चंस। के पास है सिर्फ आधा घंटा और है कितने, 4 सब क्वेश्चंस। तो बेसिकली एक सब क्वेश्चन के लिए आपको 5 to 7 मिनट्स मैक्सिमम लगने चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगना। नाउ व्हाइल राइटिंग द पेपर अगर कुछ याद नहीं आ रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, 100% पॉसिबिलिटी कि हमको ऐसा हो कि कुछ चीजें याद नहीं आ रही हो बिकॉज हमने इतना कुछ पढ़ लिया होता है, सारे सब्जेक्ट्स हमारे माइंड में होता है और हम कितना भी करें थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता है। जो मेहनत करता है, जो दिल से मेहनत करता है, सच्ची मेहनत करता है ना, उसको टेंशन थोड़ा बहुत होता है, बट इट शुड बी इन आवर कंट्रोल। कुछ याद नहीं आ रहा है व्हाइल राइटिंग द एग्जाम्स, लीव इट। उसको 1-2 सेकंड आप रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। नहीं याद आ रहा है, लीव इट एंड प्रोसीड। बाद में आपको पक्का याद आ जाएगा। हैव बिलीव एंड फेथ इन योरसेल्फ। 1-2 वर्ड या 1-2 लाइन या 1-2 पॉइंट के पीछे आप अपना आगे का पेपर दाव पे नहीं लगा सकते, ये याद रखो। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो क्लियरली राइट द क्वेश्चन नंबर। जैसे 1A अटेम्प्ट कर रहे हो, 1A 2 अटेम्प्ट कर रहे हो, क्लियरली आपको लिखना है कि आप कौन सा क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कर रहे हो। इन द मिडल में लिखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर सो एंड सो। एग्जामिनर को एकदम इजी होगा आपका पेपर चेक करने के लिए। एकदम अच्छे से परोस के आप अपना पेपर दोगे ना एग्जामिनर को, तो वो भी आपको मार्क्स देगा। नॉट नेसेसरी और नॉट कंपल्सरी टू राइट ऑल दी क्वेश्चंस लाइन वाइज 1 2 3 4 5 6। कोई भी क्वेश्चन ऊपर नीचे अटेम्प्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आपको अपना बेस्ट क्वेश्चन जो आपको बेस्ट आ रहा है वो पहले अटेम्प्ट करना है एंड देन आपको जो बेस्ट आ रहा है वो लास्ट में अटेम्प्ट करना है। मिडल में आपको बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट। बट बेटा एक बात अच्छे से ध्यान रखना, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया है तो उसके सारे सब क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर लेना। ऐसे नहीं आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो, फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहे हो, पहले 1 का A B लिख लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आपने A B लिख लिया, फिर आप 1 का C D लिख रहे हो, तो ऐसा हेरा फेरी नहीं करना है। बाकी इट्स अ कंप्लीट मिथ।
कि क्वेश्चंस लाइन वाइज अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, अगर आपका पेपर पार्ट वाइज है, लाइक पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो आप पहले कौन सा भी पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको बेस्ट आता है। पार्ट सी आता है तो पहले वो अटेम्प्ट कर लो। सब्जेक्ट इन विच आई स्कोर 90, उसमें 2 पार्ट से, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मैंने पार्ट बी फर्स्ट अटेम्प्ट किया था क्योंकि वो मुझे एकदम बेस्ट तरीके से आता था। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट किया था और एंड में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप ऊपर नीचे क्वेश्चंस लिखोगे तो प्रॉब्लम होगा, बट हाँ, पार्ट वाइज एंड सब क्वेश्चंस वाइज आपको स्टिक रहना है, दैट्स इट। सो बेटा, अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली ना तो नो वन कैन स्टॉप यू, 100% गारंटी। आपको पता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए कोई मिरेकल या कोई सीक्रेट्स नहीं होते, बस ऑर्डिनरी चीजों को आपको कंसिस्टेंटली करना होता है और अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखना होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम लिखने जाओ ना तो अपने पास्ट फेलियर के बैगेजेस को साथ में मत लेकर जाओ। इमेजिन अ रेस बिटवीन 2 पर्सन्स, एक पर्सन जो बिना किसी बैगेज के भाग रहा है एकदम फ्री हैंडेड, और एक पर्सन आप हो जो इतना बड़ा बोझा लेके भाग रहा है, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली वो पर्सन ना जिसके पास कोई भी तरीके का बोझा नहीं है। फेलियर का डर कि मैं वापस से फेल हो गई तो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, अगर वापस फेल हो गई तो सबको क्या जवाब दूंगी, वापस वही क्वेश्चंस आ गए जो मैंने नहीं पढ़े हैं। सारे जो गिल्ट वाला बैगेज है ना, इसको आप साइड में रखना और फिर एग्जाम लिखने। भले अब तक आपके 3 अटेम्प्ट हुए हो, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, नथिंग मैटर्स। जब आप CS बन जाओगे आगे पता है प्रीफिक्स क्या लगेगा? CS, कंपनी सेक्रेटरी। अटेम्प्ट्स नहीं लगेंगे एंड आई नो तुम इस बार कर लोगे। होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना।